Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today date is 3rd October, so let's get started. From yesterday we have also started the discussion of the Hindu taken by Twinkle Goyal. I hope you're watching those lectures and enjoying it. So here we first thing we have is that Bihar has conducted the caste census, all right, and what outcome are there? So there are backward class of 27% and extremely backward class of 36%. So, sorry, that makes up around 63 to 64% total OBC पॉपुलेशन. ओके, सो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि ओबीसी में 2600 प्लस कास्ट हैं, बट इनमें से कहीं ना कहीं ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि टॉप की 10% कास्ट ही पूरा रिजर्वेशन का बेनिफिट अवेल कर रही है. ठीक है, कुछ स्टेट्स में सब कैटेगराइजेशन है, ओके, कुछ में है बट सभी स्टेट्स में नहीं है. तो एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने सेटअप की थी रोहिणी कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी कोटा. सो इसकी रिपोर्ट आई थिंक फाइनली सबमिट तो हो चुकी है, बट इसको गवर्नमेंट कब पब्लिश करती है, कब इम्प्लीमेंट करती है, वो देखने की बात है. एंड यहाँ पर जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन है 15%, एसटी 1.68 एंड शेड्यूल कास्ट ऑलमोस्ट 20%. Alright, and among this, Yadav form the largest share of total population, that is 14%. ये बिहार के रिस्पेक्ट में, बट अल्टीमेटली हमें क्या समझना है कि सिर्फ 10% पॉपुलेशन को अगर ये बेनिफिट पहुंचता है तो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं वो इससे पीछे रह जाते हैं. ऑलराइट, सो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जब भी आएगी उसको गवर्नमेंट किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है, ओनली टाइम विल टेल दैट. राइट, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कन्हैया लाल किलिंग का डिस्कशन किया था, तो वो हमारे काम का नहीं है यहाँ पर. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. हाँ, यहाँ पर साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है जिन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी को यूज किया था कोविड वैक्सीन बनाने के लिए. ये टेक्नोलॉजी तो पहले से भी थी, बट इसका यूज हुआ था इस कोविड वैक्सीन के टाइम, क्योंकि डिजीज की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी शायद पहली बार ही किसी डिजीज के अगेंस्ट पुट किए होंगे वर्ल्ड ओवर, ग्लोबल लेवल पर. ओके, तो यहाँ पर ये क्या होता है mRNA वगैरह, ये आपको ट्विंकल गोयल समझाएंगी द हिंदू के डिस्कशन में. यहाँ पर मुझे आपको सिर्फ ये हाईलाइट करना है दैट आप इस टेक्नोलॉजी का और कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हो. सो mRNA टेक्नोलॉजी कैन बी डिप्लॉयड फॉर वैक्सीन अगेंस्ट टीबी, डेंगू, फुट एंड माउथ डिसीज, निपा एंड जीका एक्सेट्रा. Indeed, for novel treatments for infectious and cancers. This is an epoch-making technology, and Indian scientists have mastered it with improvements. India also produced the world's first human DNA vaccine. Okay, ये भी न्यूज में था कुछ दिन पहले. And research and development of both mRNA and DNA vaccine was supported by government funding. Okay, so जब हम research and development की बात करते हैं तो उसमें वही निकल के आता है कि इसमें गवर्नमेंट को ही सबसे पहले इनिशिएटिव लेने होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि इनमें फेलियर्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करता नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर फेल हो जाता है तो पूरा इन्वेस्टमेंट का बेकार चला जाता है. तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही यहाँ पर इनिशिएटिव लेना चाहिए इस तरह के ब्रेड टेकिंग फंडिंग में. Now look at this. A government teacher travel 45 kilometers daily to teach single student in Pune. Right, so this is a really encouraging thing. So we all must respect this lady. And what we want to tell here is that कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अवेयरनेस की प्रॉब्लम तो है. राइट, ऐसा तो नहीं है कि इस गांव में सिर्फ एक ही बच्ची होगी इस एज ग्रुप में, बट कहीं ना कहीं कोई तो वजह है जिस वजह से बाकी लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, और इसकी एक सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, वो बात है, बट एक बात सोचिए कि अगर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स भी अगर आपको डिलीवरी बॉय का काम करते हुए दिखते हैं, तो अल्टीमेटली ये जो नेक्स्ट जनरेशन जो स्कूल जा रही है, क्या उसके पास कोई मोटिवेशन रह जाता है कि मैं स्टडी करूं? अगर मेरी लाइफ तब भी ऐसी ही रहनी है जैसी आज है, तो फिर मैं स्टडी करके क्या करूं? तो अल्टीमेटली जब इस तरह के पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, आपको 8-10 हजार की जॉब करते हुए दिखते हैं, तो यहाँ पर बात ये नहीं कि कोई काम छोटा है या बड़ा है, बट कहीं ना कहीं वो मोटिवेटिंग फैक्टर को अफेक्ट करता है कि बच्चा फिर पढ़ किस लिए पढ़ रहा है इतना. राइट, सो जरूरी है कि हम लोग अपने लोगों को क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट दें. ये सिर्फ गिग वर्कर बनाकर नहीं रखना है हमें उन्हें. राइट, सो और एक और बात ये आती है कि गवर्नमेंट बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन कर रही है. ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, अब देखिए जैसे जब हमारे यहाँ पीएसयूज वगैरह खोले गए थे ना, तो इनमें हमने दो कंडीशन रखी थी. पहला तो आपको बैकवर्ड एरिया में खोलना है, ठीक है, ताकि एक इक्वल डेवलपमेंट हो सके हर रीजन में. और दूसरा कि अगर कई बार जरूरत नहीं भी है तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए. ठीक है, गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे देगी, इंसेंटिव दे देगी, आपको
वापस से ग्रांट दे देगी, बट आप ये एम्प्लॉयमेंट दीजिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब उस पीएसयू में लोगों को जॉब मिलता है, लोगों के हाथों में पैसा आता है, ठीक है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका स्टैंडर्ड तो इंप्रूव हो गई होगा, साथ में उनके हाथ में जब पैसा जाएगा तो मार्केट में डिमांड जनरेट होती है, और जब डिमांड जनरेट होती है तभी प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज मिलता है कि चलिए आप भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, और फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज की, तो उसके लिए वो भी रिक्रूटमेंट और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो आप कह सकते हो कि आप ये जो पीएसयूज होते हैं इनको हम एज अ किक इन एफर्ट भी यूज करते थे। तो ये बहुत तेजी से जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इस वक्त, वो ठीक नहीं है। प्राइवेटाइजेशन करना उस वक्त ठीक है जैसे सपोज हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, एक तरफ हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जब ग्रोथ अच्छी चल रही हो, वर्ल्ड ओवर ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, नेशनल इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, तो उस वक्त जरूरी होता है कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए, वो बढ़ चढ़ के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, वो टैक्स दें, सब कुछ करें। और उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर या इनका काम हो जाता है कि अब आप अपने रिक्रूटमेंट थोड़ी कम कर लीजिए, ओके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब ग्रोथ अच्छा चल रहा है। बट जब टाइम ऐसा होता है जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब ग्रोथ कम हो रहा हो, प्रोडक्शन कम हो रहा हो, तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, और तभी जाकर आपकी इकोनॉमी में डिमांड पिकअप होंगी और ये पूरी साइकिल स्टार्ट होगी। बट इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या गलती की है कि प्राइवेट सेक्टर, ये हमारा ग्लोबल इकोनॉमी की ही बात करूं, पूरा प्रोटेक्शन मेजर देख लीजिए, या कोविड आया, इस तरह की कोई कई चीजें देख लीजिए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सब कुछ नीचे जा रहा था, उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से सब कुछ नीचे करना शुरू कर दिया। ओके, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया। अब अगर सपोज कीजिए, कल हमने देखा था छत्तीसगढ़ में एक प्लांट है, स्टील प्लांट, जिसको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने जा रही है, छत्तीस गवर्नमेंट उसको अपोज कर रही है कि नहीं, हम नहीं करने देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर फिर बात काम करता है एफिशिएंसी के मॉडल पर, ठीक है, मुझे जितने एम्प्लॉइज की जरूरत है मैं उतने ही रखूंगा, ठीक है, और उसके बाद वहां के सपोज की अगर जैसे एक पब्लिक सेक्टर है तो वहां पर उसको रिजर्वेशन भी मिलता है। अब छत्तीसगढ़ ट्राइबल एरिया है, वहां पे अगर रिजर्वेशन के थ्रू किसी को जॉब मिली भी थी, तो प्राइवेट सेक्टर को कोई कंपल्शन नहीं है कि वो उन लोगों को जॉब पे रखे, वो उनको निकाल सकता है, वो अच्छे मैनेजर्स, एफिशिएंट मैनेजर बाहर से ला सकता है। अरे तो ये पब्लिक सेक्टर का गोल होता है, जब भी हमारी इकोनॉमी में डाउन टर्न होगा तो गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। उसमें फिर आपका ये लॉजिक देना कि नहीं नहीं एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें प्राइवेटाइज करना होगा चीजों को। आप कीजिए प्राइवेटाइज, लेकिन उस टाइम पे कीजिए जब हवाएं वैसी उसके अनुकूल हो, ओके, व्हेन विंड इज फ्लोइंग दैट वे, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, आपके प्राइवेट सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, तब आप अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रेन कीजिए पब्लिक सेक्टर को। बट अगर प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहा है कि वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, कि डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, और पब्लिक सेक्टर भी अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेगा, और अगर दोनों ने रिस्ट्रेन कर लिया तो फिर इकोनॉमी एकदम डाउन टर्न चली जाएगी, क्योंकि स्टैग्नेशन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल के कई थाउजेंड ऑफ लेबर्स यहाँ पे आए हुए हैं, वर नॉट पेड ए पैसा फॉर अ लेबर, मनरेगा वर्कर्स। अरे तो यहाँ पर इशू वही फेडरलिज्म वगैरह का आ जाता है, ओके, कि कई बार ऐसी पॉलिटिकल विच हंटिंग होती है कि जैसे स्टेट में हम लोग ज्यादा पैसा नहीं देंगे, हमारी गवर्नमेंट वहां पर, हमारी पार्टी वहां नहीं जीती है, ज्यादा नहीं होता है बट कुछ हद तक तो होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात, फिर आप वो सब सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि हम लोग जो कहते हैं कि फाइनेंशियल पावर जो है स्टेट्स की, वो कम हुई है जीएसटी आने के बाद। इनके खुद के अपने जो टैक्स सोर्सेज थे स्टेट्स के, वो डिक्रीज हुए हैं, काफी सारे जीएसटी में मर्ज हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप जीएसटी पे जो कंपेंसेशन सेस दे रहे थे, अब आपने वो देना भी बंद कर दिया है, ऑलराइट। तो इस तरीके से काफी प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं, स्टेट्स की फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ थी उसमें कमी तो आई है, और फिर अल्टीमेटली वो डिपेंड हो जाता है उनका सब कुछ की अल्कोहल, जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो फिर जैसे बिहार स्टेट ने उसको बैन किया हुआ है, तो फिर वो कहाँ से रेवेन्यू लाएगी, बिहार से, बिहार में कोई प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है ज्यादा, तो फिर अल्टीमेटली वो आपकी फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट्स वगैरह रिकमेंड करता है वो उन्हीं पे डिपेंड हो जाता है। तो अल्टीमेटली स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अफेक्ट हो गई है, वो पूरी डिपेंड है पूरा सेंटर पे। अब अगर ऊपर सेंटर पैसा नहीं दे रहा है तो नीचे आप अपने वर्कर्स को नहीं दे पाओगे, और फिर नतीजा यही होगा जो इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। बंगाल की मजदूर वर्कर यहाँ पर आए हुए हैं। लुक एट दिस सफर, ये दिल्ली का पॉल्यूशन अब न्यूज में रहेगा काफी टाइम, क्योंकि अब विंटर्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो हो गया सफर, दूसरा हो गया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, थर्ड हो गया AQI, ओके। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपके साथ आज ही मेंस के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ताकि इसको पूरी तरीके से हम कवर कर लें, क्योंकि देखिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन पे भी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉपर, ओके, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर आया था। और दूसरा एक CAQM करके बॉडी है, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दोनों, ये सब अभी मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा मेंस में, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये जो सर्वे कराया गया ना बिहार का, इसको गवर्नमेंट ने कहा है सर्वे है ये, ठीक है, कास्ट सर्वे। बट जिन लोगों ने पेटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट, उनका कहना है नहीं नहीं ये सेंसस है, और सेंसस डोमेन में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के,
ये स्टेट गवर्नमेंट के पास कॉम्पिटेंसी है ही नहीं है करने की। दे आर इम्पिंजिंग अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। राइट, तो इस पे वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था इसको, बट उसके बाद ये पेटिशन चलती रही है, तो इस पे अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है, बट डेटा तो बाहर आ चुका है। अब देखिए बिहार में, क्योंकि आपको दिखा है कि 64% ओबीसी की पॉपुलेशन है, ठीक है, इनको रिजर्वेशन कितना है 27%, और कुछ स्टेट्स में तो सिर्फ 14% है, ठीक है, जैसे एमपी में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आई थिंक वहाँ भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक डोर खोल देगा कि ये जो 50% की सीलिंग लगाई थी इंदिरा सोनी केस में, इसको रिमूव कीजिए। और ये रिमूव करने की लिए डिमांड कई जगह से उठ रही है, महाराष्ट्र से भी उठ रही है, क्योंकि मराठा सेट के हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो 10% आया था ईडब्ल्यूएस का, उसमें भी सीलिंग तो ब्रीच हुई थी, बट कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया था कि नहीं नहीं, वो तो एक वन टाइम एफर्ट है, और ये सीलिंग तो सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग लगाई गई थी, ये इकोनॉमिकली बेस्ड रिजर्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर 5 judge bench of the Supreme Court upheld the 10% EWS quota, which also breached 50% ceiling. In 3-2 ruling, the majority opinion bypassed the Indira Swane rule by holding that ceiling was for backward class, and the EWS quota provided reservation for an entirely different class. राइट, तो कहीं ना कहीं अब इस 50% सीलिंग को हटाने की डिमांड और ज्यादा होगी। ये है बिहार का सेंसस से ही रिलेटेड। तो अल्टीमेटली देखिए, अब आपके पास डेटा आया है कि विद इन ओबीसी भी काफी वेरिएशंस हैं, कुछ कास्ट बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, कुछ कम बैकवर्ड है, बट अल्टीमेटली रिजर्वेशन का बेनिफिट सब तक नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पर आपके पास अब जो डेटा मिला है, उसको आप प्रॉपर एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज कीजिएगा, राइट, नॉट नॉट फॉर डर्टी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के लिए नहीं, पॉलिटिक्स के लिए यूज करने से कुछ नहीं होगा, इसको आप पॉलिसी के लिए यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। Caste number can provide a reality check for the government that makes सामाजिक न्याय और social justice to address the historically embedded backwardness and inequality. ओके, 1990 से शुरू हुआ था ये सब रिजर्वेशन फॉर ओबीसी का मैटर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, और इस मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किसने किया था? वीपी सिंह गवर्नमेंट ने। राइट, रिमेंबर दैट। Now, such a politics by mobilizing historically neglected constituency, empowering new parties like समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ठीक है, ये सब कहाँ से निकली हैं? ये सब इस मर्डर कमीशन के मूवमेंट से ही निकली थी। वैसे निकल तो उधर ही गई थी वो, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जब इमरजेंसी लगी थी, बट ये स्ट्रेंथन कब हुई? इन्होंने पावर कैप्चर कैसे कर पाई? ये ओबीसी के वोट बैंक की वजह से कर पाए थे। एक्सपेंडिंग कोटास इन एजुकेशन एंड जॉब्स टू इंक्लूड ओबीसी एट दी, अब ये कास्ट सेंसस की जरूरत है हमें नेशनल लेवल पर भी, वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो बिहार के सेंसस में 36% आर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, मोस्टली स्मॉल एंड स्कैटर्ड ग्रुप, जो कि पॉलिटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिखते हैं लोगों को, ठीक है। वो यादव वोट बैंक है तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। राजस्थान में मीना आर वेरी पॉपुलस एंड डोमिनेंट ग्रुप, तो उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये हिदर टू नेग्लेक्टेड सेक्शन जो थे, एटलीस्ट निकल के आया है कि इनकी पॉपुलेशन भी 36% है, तो आपको इन पे भी ध्यान देने की जरूरत है, इनको भी पॉलिसी टारगेटिंग करनी चाहिए। ना विमेन बिल भी पास हो चुका है पार्लियामेंट में, तो इसमें भी डिमांड की गई थी कि आप ओबीसी वुमेन्स को भी सेपरेटली कोटा दीजिए, तो वो आज नहीं तो कल वो देना तो पड़ेगा आपको, वो तो श्योर है। जी रोहिणी कमीशन आपने बनाया है, उसकी फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी कि इस 27% को कैसे डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में। ओके, तो वो कहीं ना कहीं 99% करके 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता चल जाएगा। ओके, और डिस्कशन है कि ओबीसी विद इन एससी भी हमें सब कैटेगराइजेशन करने की जरूरत है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कभी तभी हो पाएगा जब आप एक कंट्री वाइड कास्ट सेंसस कराएंगे, जो कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज करती रही है। Now, it is an caste-based reservation is an important instrument to address historical injustice. The challenge going ahead is that the data must not become a weapon for deepening fault lines and increasing polarization. Caste must be counted in order to strengthen efforts to transcend it. Conversations on the aspiration, ambition, freedom and opportunity. सभी को उतनी ही फ्रीडम होनी चाहिए, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट हो या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये दिल्ली के एयर प्लान का ही है। ओके, तो मैं इस पे अभी आपको ये सब करवाऊंगा, CAPQ, ओके, AQI, सफर, ओके, GRAP, ये चारों टर्म्स मैं आपको अभी करवा दूंगा डिटेल में, ताकि इस पे अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो कर सकें, और प्रीलिम्स में तो काफी आता है, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। चलिए नेक्स्ट इज the Delhi government began implementation of GRAP to check the city's notorious winter pollution. It is a combination of preventive and punitive measure. अब इसको ना रोक देते हैं, इसको अपन ना उसी में करेंगे सेपरेटली, ताकि आप समझ पाएंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक हम उसको डिटेल में ना देखेंगे। चलिए, यहाँ पर है रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। आजकल आप देख रहे होंगे कि ये कुछ इन्फ्लुएंसर जैसे भुवन बाम, ठीक है, रणवीर अलाहाबादिया, इसके साथ तो इवन फॉरेन मिनिस्टर ने भी इंटरव्यू किया आपने, ओके,
पॉडकास्ट किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आजकल क्या है कि लोग, ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया था, इसकी छवि ऐसी हो गई है कि लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इवन अब तो गवर्नमेंट्स भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे आर टारगेटिंग दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ओके, अभी आपने देखा भी होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर स्वच्छता मिशन पर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ थे, राइट। तो कहीं ना कहीं अब आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, इनके साथ आपको डील करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिटनेस, मेकअप, फाइनेंशियल या अदर काइंड ऑफ जो भी हैं। ये तो ये अंकित बायानपुरिया, ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, इनके साथ अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो शूट किया था। नाउ, तो ये कहीं ना कहीं आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि इनकी रीच बहुत ज्यादा है। दे हैव लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, राइट। जिनने अटेंशन सीख किया है ब्रांड मैनेजर्स का, मार्केटर्स, फिल्म मेकर्स एंड पॉलिटिशियंस का। Now, in the new media landscape, where influencers are seen as moving into a space that traditional media has failed to seize or been forced to vacate, और आप समझ सकते हैं कि ये इशारा किस तरफ हो रहा है, forced to vacate। अगे हम उसमें नहीं जाएंगे, कुछ लोगों को बहुत पसंद नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही है फॉरेन, बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, ये क्यों नहीं कर रही हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी चेक दिस, आई एम नॉट श्योर। ओके, या दैट्स कनेक्टेड। इन्वेस्टमेंट रियलिटी चेक। देखिए, हमारी जीडीपी के अभी जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट था वो कितना था, 7.8%। आरबीआई ने कहा है कि एनुअल ग्रोथ रेट 6 to 6.5% रह सकता है। आईएमएफ ने भी कहा है कि आपका ग्रोथ रेट 6% के आसपास रह सकता है। जब सारे प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे हैं तो फिर क्यों इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने बात की थी चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की, ठीक है, जो कि आज वर्ल्ड ओवर सभी कंपनीज फॉलो कर रही है कि चाइना के अलावा भी हमें एक अच्छा रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहिए। बट हमारे यहाँ आने से ज्यादा कंट्रीज प्रेफर कर रही है वियतनाम जाना, राइट, इंडोनेशिया जाना। अब इंडोनेशिया का वो जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चला है, उसको आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये कंट्रीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करती जाएंगी तो कंपनीज उधर जाकर प्रेफर करेंगी। हमारे आज भी डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर 10 साल से बन रहे हैं, वो बट वो फुली एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। ऑलराइट, और हमने देखा था कि लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कि हमें किस कंट्री को बेस बनाना है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जितनी कम होगी उतनी ज्यादा आप कंट्रीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, नाउ इंडिया as a prominent investment destination for multinationals looking for an alternative to China, okay, especially in present geopolitical scenario। क्यों? क्योंकि यूएसए ने मना कर ही रखा है अपनी कंपनीज को कि नहीं, आपको चाइना की तरफ जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, स्पेशली इन हाईटेक टेक्नोलॉजीज, राइट। नो, तो एफडीआई, अब बुरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो एफडीआई आ रही थी वो गिर रही है, इट इज फॉलोइंग, ओके, कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस साल हमारी एफडीआई रही है 71 बिलियन डॉलर, जबकि लास्ट ईयर 84 बिलियन डॉलर थी। तो 60% की कमी आई है। एंड नॉट जस्ट दैट, दिस डिक्लाइन हैज ऑल्सो कंटिन्यूड इन दिस ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर। डज दिस इंडिकेट द रिलक्टेंस टू इन्वेस्ट इन द कंट्री। तो हाँ, कहीं ना कहीं तो इंडिकेट करता है। Now, this drop in FDI is not just concentrated in tech space, that is software and hardware, but also in industries like automobile, जो कि हब माना जाता है इंडिया को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, ओके, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, मेटलर्जिकल सेक्टर, माइनिंग एंड ऑल। ठीक है, तो सभी में एफडीआई में कमी आ रही है। तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, पहला रीजन तो ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज, ये जो है आपकी यूएसए और यूरोप वगैरह, वहां पर क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था, जब जब वहां पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, यानी कि वहां पर लोन लेना या मनी लेना महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो वो कम पैसा लेंगे, और पैसा जब कम लेंगे तो बाहर इन्वेस्ट भी कम करेंगे। ठीक है, जब भी उनके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं ना, तो वो अपना जो भी रुपया उन्होंने लगाया इमर्जिंग इकोनॉमीज में, वो विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। राइट, तो जितना ज्यादा वहां पर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, नीचे होंगे, ओके, उतना ज्यादा इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए अच्छा होता है कि इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आता है। तो these interest rates have risen sharply across developed economies during this period. The FDI flows in the countries such as Vietnam and Indonesia, जो कि इंडिया के कॉम्पिटिटर हैं, उन्हें उन्हें चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का अच्छा खासा फायदा हुआ है। राइट, नेक्स्ट, नाउ कंपनीज इन दी एप्पल इकोसिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल फॉक्सकॉन जो इनके लिए चिप्स बनाता है, दे आर टेकिंग ए ह्यूज बैट ऑन इंडिया बाय रैंपिंग अप देयर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ थोड़ी एफडीआई में
गिरावट तो आ रही है। और मैंने आपको बताया था, देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, क्योंकि कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही हैं। उनका लॉन्ग टर्म गोल होता है 30 साल 40 साल। और लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको इस तरह की दिखेंगी जहां पर वायलेंस दिख रहा है, कम्युनल टाइप की हेट्रेड दिख रही है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। इसलिए मणिपुर का जो मैटर जब ये उठा है, स्पेशली यूरोपियन पार्लियामेंट में भी उठा था ये मैटर, ठीक है, मुस्लिम्स के घर जब बुलडोज किए जा रहे थे बुलडोजर वगैरह से, ठीक है, कल्प्रिट और नॉट दैट इज डिफरेंट थिंग, वो लॉ अपना कोर्स ले, कोर्ट उनको पनिश करे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जब आप ये बुलडोजर कल्चर करते हो और बीबीसी न्यूज वगैरह इसको दिखाते हैं वर्ल्ड ओवर, तो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं मानते हैं कि नहीं, इस कंट्री में नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी इन्वेस्टर पसंद वही करेगा जहां पर रूल ऑफ लॉ चलता हो, ठीक है। गलत है सही है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जो भी हो कानून के दायरे में रहकर हो, राइट। तो ये इस तरह की चीजें जब हाईलाइट होती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। नाउ एफ पी आई, एफ डी आई एफ पी आई में आई हो आपको फर्क पता होगा, ओके। अभी के लिए मान रहा हूँ कि आप जानते होंगे इतना तो, ठीक है। एफ पी आई जरूर हमारे यहाँ बड़ी है, बट ये मनी बहुत ही वॉलेटाइल होता है, ठीक है, इसको हॉट मनी भी कहते हैं। ये आज लगाया कल विड्रॉ कर लिया और हमारा पूरा जो रुपये का बैलेंस होता है, डॉलर रुपये रेशियो, वो नीचे आ जाता है एकदम से अगर फ्लो बढ़ जाए। हमने पीआई स्कीम भी लॉन्च की हुई है एक इंसेंटिव के तौर पर, ताकि हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, बट उसके भी ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट नहीं आए अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स, ठीक है। और दूसरा पॉलिसी अनसर्टेनिटी बहुत है, जैसे अभी हमने लैपटॉप्स वगैरह के इंपोर्ट पे क्या लगा दिया है, उस पर बैन लगा दिया था बीच में, फिर हमने उसको बढ़ा के 31 अक्टूबर किया, फिर अब सोचा है कि चलो एक साल बढ़ा देंगे इसको, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी अनसर्टिनिटी है ना, ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। ओके, उनको लगता है कि रूल ऑफ गेम आप आर्बिट्रली चेंज कर रहे हो, वो भी मिड वे। हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, अब आपने रूल कुछ ऐसे बना दिए, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। कोई कई कंपनीज होती हैं जहाँ पे सिर्फ असेंबली प्लांट लगाना चाहती हैं कि हम अलग अलग जगह से पार्ट्स वगैरह ले आएंगे, यहाँ पे असेंबल कर लेंगे। अब आप अगर उस पर ये लगा देंगे कि नहीं आप ये इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे रिटर्न मिलेंगे उसको, राइट। तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी इज वन प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। फर्स्ट इज कि वेस्टर्न कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, राइट। सेकंड थिंग इज कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में खुद इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इस वजह से डिमांड ही कम है, तो वे सामने वाले आके इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन लगा के भी क्या करेंगे, राइट। दिस इज सेकंड। थर्ड इज कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि रूल ऑफ लॉ आपके यहाँ होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कि पॉलिसी में अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। राइट, ये चार पांच रीजन हैं जिस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत सिंपल रखिए, एकदम 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 बेसिक्स पॉइंट्स रखिए, बिल्कुल जो आपको नेचुरली आपके दिमाग में फ्लो हो। कोई एकदम हाई फाई चीजों के लिए मत जाइए, ओके। उससे ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छी अच्छी हाई फाई चीज लिखने का पॉइंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। आप जितना अच्छा सिंपल आंसर लिखोगे, सामने वाले को पढ़ने में भी उतना अच्छा लगेगा, और वो समझ पाएगा कि हाँ, ये बच्चा रेगुलर न्यूज वगैरह को फॉलो करता था एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। इसने ऐसा रॉट लर्निंग नहीं किया है, किसी और की लैंग्वेज नहीं लिख रहा है, ये अपनी खुद की लैंग्वेज लिख रहा है। हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग विजिबल है इसके आंसर से। नो, और एक और रीजन है कि हम लोग काफी सारे जो ट्रेडिंग ब्लॉक वगैरह बन रहे हैं उनसे एब्सेंट हैं। फॉर एग्जांपल आरसेप, ठीक है, बायोलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हम लोगों ने कुछ कंट्री के साथ किए हैं, यूएई ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ, बट अभी भी सबसे बड़ा जो हमारा मार्केट है यूरोपियन यूनियन, उसमें नहीं किया हमने, राइट। तो हम वो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसके साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो ये भी एक कम एफडीआई आने का रीजन है। सो दिस इज अ फाइनल एंड फिफ्थ रीजन कि हम लोग ये जो ट्रेड ब्लॉक वगैरह इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, इनके साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आरसेप हमने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। एफटीए हमारे अभी भी पेंडिंग है, हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं इनको अच्छे से अपने फेवर में। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा के साथ हमने बंद कर दिया नेगोशिएट करना ड्यू टू दिस खालिस्तान इशू। यूरोपियन यूनियन के साथ अभी ये चल ही रहा है, ये भी हम नेगोशिएशन है, ठीक है। यूके के साथ भी नेगोशिएशन चल रहा है, राइट। तो ये 5 पॉइंट काफी है ये बताने के लिए कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब अगर बनना चाहता है तो क्या चैलेंजेस उसके सामने हैं, ठीक है। और फिर इन्हीं को आप काउंटर करके लिख दीजिएगा तो आपके वे फॉरवर्ड बन जाएगा, सिंपल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो ये आर्टिकल। चलिए आगे बढ़े। ये सब आर्टिकल आपके काम के नहीं है, ये सब हम देख चुके हैं काफी, वेमेन रिजर्वेशन वगैरह बिल, सेम चीजें बार बार नहीं पढ़ना। यहाँ पे गांधी जी की, जस्ट सेकंड गाइस, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है, मैसेज ऑफ हार्मनी एंड टॉलरेंस स्टैंड्स एज अ बेकन ऑफ होप एंड विजडम इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। के प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो कि गांधी से रिलेटेड है, एंड पूरा वर्ल्ड इसको एक्नॉलेज करता है,
कि वॉर तो किसी का सोल्यूशन है भी नहीं। वॉर की वजह से ही जर्मनी आज पीछे है, वरना सबसे बड़ा ग्लोबल पावर जर्मनी होता। 2 वर्ल्ड वॉर लड़ी उसने, दोनों हारा, उसके बाद भी आज वो हाईली डेवलप है। ठीक है जी। दिस इज अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दिस इज फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे लॉन्च। उसने लॉन्च भी कर दी, उसने चला भी दी, और हमने टारगेट रखा था 22 का, जो कि हम अब तक पूरा नहीं कर पाए। राइट। यहाँ पर यूक्रेन, मैंने आपको बताया था, स्लोवाकिया। ठीक है, यहाँ पे प्रो रशियन कैंडिडेट जीता है। ठीक है, तो ये जो यूक्रेन वॉर हुई है ना, उसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ा है कि जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर कंट्रीज थी, जो सोवियत का पार्ट थी, उनको कहीं ना कहीं इतनी बात तो समझ में आ गई है कि रशिया कमजोर नहीं है, जो 90s में जब ब्रेकअप होने के बाद हो गया था। ये कमजोर नहीं है। इसने जॉर्जिया पे भी अटैक किया था। ठीक है, जब जॉर्जिया ने का इंटरेस्ट दिखाया था नाटो में ज्वाइन करने का, और इसने यही यूक्रेन के साथ भी किया है। राइट। तो अब रशिया के साथ नहीं रहो, वो उसको एक्सेप्टेबल है, बट नाटो के करीब नहीं जाना, वो एक कहीं ना कहीं उसने वार्निंग दी है। अब क्योंकि हम चांद पर पहुंचे हैं, तो पाकिस्तान भी पहुंचेगा, जो कि उसका एटीट्यूड हमेशा रहा है। तो चाइना का लूनार मिशन, इट विल कैरी ए पेलोड फ्रॉम पाकिस्तान, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इकोनॉमी पेज में आज ऐसा कुछ ज़्यादा काम का नहीं है इसमें। ओके, ये सब बेसिक बातें हैं, इसमें ये सब नहीं जानना है हमें। ये जो भी है नोबेल प्राइज मिला है एमआरएन टेक्नोलॉजी के लिए, ये ट्विंकल गोयल आपके साथ डिस्कस कर देंगी द हिंदू में। वैसे कर ही दिया होगा उन्होंने, शायद वीडियो अपलोड कर चुकी हैं। बिहार का सर्वे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का नहीं है, बस यही समझना है आपको कि रिजर्वेशन के बेनिफिट सभी को पहुंचने चाहिए, बैकवर्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड। राइट, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और मीन्स में मैं आपको अभी दिल्ली पॉल्यूशन रिलेटेड जो भी है वो सारे इनिशिएटिव्स एक साथ डिस्कस कर दूंगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट टाइम एंड कीप लर्निंग।